देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरीके से जमींदोज होती जा रही है। लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वो भी केवल सरकार की एक जिद की वजह से। अर्थ कैन प्रोड्यूस टू फुलफिल एवरीवन्स नीड बट नॉट अ सिंगल ग्रेड। कि ये धरती उतना तो पैदा कर सकती है कि हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन उतना कभी नहीं कि किसी भी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके। इस साल उत्तराखंड के अंदर 1100 लैंडस्लाइड देखने को मिली, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा महज 245 का था। वैसे तो लैंडस्लाइड एक नेचुरल डिजास्टर होता है, ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, क्योंकि नेचुरली तरीके से अकर होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार लैंडस्लाइड हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि मैनमेड डिजास्टर है, जो कि इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए एनवायरमेंट और इकोलॉजी को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। 27 दिसंबर 2016 को उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट होता है, जो कि उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए करा जाता है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत 8th सेंचुरी में सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा करी गई थी, जो कि आज हिंदुइज्म का एक ट्रेडिशन है। सरकार इसी चीज को बेहतर करने के लिए और इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट लाते हैं, जिसमें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्ट करा जाना था 900 किलोमीटर के हाईवे के जरिए, जिसमें कि 12 मीटर चौड़ी सड़क बनानी थी। लेकिन ये जो एरिया था ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर आता था। इस चीज को खुद मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का डाटा बताता है कि जो ये 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट है, इसके हर 3 से लेकर के 3.5 किलोमीटर के एरिया में एक लैंडस्लाइड प्रोन स्पॉट मिलता है। और अगर ऐसी जगहों पर रोड का कंस्ट्रक्शन करा जाना है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई मात्र 7 मीटर हो सकती है, लेकिन सरकार यहाँ पे 12 मीटर के लिए जाती है। इसी चीज का कुछ लोकल एनजीओज और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट विरोध भी करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी और नेशनल कनेक्टिविटी का हवाला दे करके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार केस जीत जाती है। और इसी के साथ में जो ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल एरियाज होते हैं, यहाँ पर अगर 100 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है किसी भी रोड का, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सरकार ने इस 900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को लगभग 56 स्ट्रेचेस में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हर एक स्ट्रेचेस में 100 किलोमीटर से छोटा हो गया। सरकार को यहाँ पर कोई भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब खुद सरकार ने लॉ के अंदर एक लूप होल को निकाला और इस चीज को पास अवे करते हुए निकल गए। एक आरटीआई में मेंशन करा जाता है कि दरासू गंगोत्री स्ट्रेच के लिए लगभग 3600 पेड़ काटे जाने हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से ये जो जगह है ये सेस्मिक जोन 4 और 5 के अंदर आती है। और यहाँ पर जो हमें स्लोप्स देखने को मिल जाते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेगाइल स्लोप है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन करा जाएगा तो यहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेस्मिक जोन 4 और 5 के अंदर आने की वजह से यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं और साथ में यहाँ पर जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा फ्रेगाइल है। और इसी के सिमिलर बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट भी रन करे जाते हैं, जैसे कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन होगा, रोड और हाईवेज को बनाना हुआ। ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से करे जाते हैं। और बार बार जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट होते हैं ये जाते हैं सरकार को बार बार लिख के वार्न करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जितने भी काम चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के, इसे रोका जाना चाहिए, नहीं तो पूरा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जमींदोज हो जाएगा। लेकिन इनकी बात को सरकार सिरे से नकार देती है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता और अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा जाता है। और इसी का नतीजा हमें देखने को मिल जाता है कि 2458 स्क्वायर किलोमीटर में फैले उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी तहसील जोशीमठ पूरी तरीके से जमींदोज होने लगता है। लोग देखते हैं कि उनके घरों में बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। सरकार को जल्दी से जल्दी जोशीमठ के अंदर से लोगों को एवैक्यूएट करना पड़ता है। उस टाइम पर यह बहुत बड़ा मुद्दा बना था और इसका भी कारण जो एक्सपर्ट थे वो बता रहे थे, जो यहाँ पे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करा जा रहा था, जिसकी कि कोई भी पहले से रूपरेखा तैयार नहीं करी गई थी। लेकिन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, बल्कि जो अनप्लैंड मिसमैनेजमेंट तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा जा रहा है वो यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न है। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अगर नियम के अकॉर्डिंग होता और अगर लॉस के अकॉर्डिंग उस चीज को करा जाता तो यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। लेकिन सरकारों ने कैसे नियमों को स्किप करते हुए चले गए और साथ में वहां पे अच्छी तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट नहीं करा। अगर वही डेवलपमेंट पूरा प्लान तरीके से होता
तो ऐसी कोई भी समस्या आज हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर हमें मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की वजह से देखने को मिलता है कि टेम्परेचर राइज करने लगता है, और जब टेम्परेचर जहाँ पे भी बढ़ने लगता है तो वहाँ पे बारिश के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होने लगती है, और ऐसे इलाकों में फ्लड का कारण भी यही देखने को मिला है। जो यहाँ पे रेगुलर तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फ्लड के आने की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब फ्लड आता है तो वो टॉप सॉइल को ऊपर से इरेज करते हुए अपने साथ ले जाता है, बहुत सारे पेड़ों को भी अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से ये स्लोप्स और ज़्यादा फ्रेगाइल बन जाते हैं। और अगर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ते और उसी के साथ में ज़्यादा माउंटेन्स को भी नहीं काटना पड़ता, लेकिन क्योंकि 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई तो उसके लिए ज़्यादा माउंटेन को काटना पड़ा और उसी के साथ में बहुत सारे और ज़्यादा पेड़ों को भी काटना पड़ा, जिसकी वजह से ये स्लोप्स और ज़्यादा फ्रेगाइल बनते चले गए। और जब माउंटेन्स को काटा जाता है वहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल कटिंग करी जाती है। टनल्स बनाना होता है तो उसके अंदर माइनिंग भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो रॉक की कंपोजिशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल होती है, उसके साथ में अब ये एक्टिविटीज़ की वजह से वो और ज़्यादा फ्रेगाइल होने लगती है, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी नहीं है। अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो जब माउंटेन्स हिमालय बना था टैथियस सी के सेडिमेंट से, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि नॉर्थ इंडिया पे 2 किलोमीटर डीप सिंक बन गया था, और जो रिवर्स हिमालय से आती थी वो अपने साथ जो सेडिमेंट लाती थी उन्हें यहाँ पे डिपॉजिट करती गई, उससे ये पूरी ज़मीन बनी है, क्योंकि ये पूरी ज़मीन सेडिमेंट रॉक की है। इसी वजह से ये ज़्यादा हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कैरी नहीं कर सकता। और अगर फ्लड के मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे अच्छी तरीके से चैनल्स कैनल बनाए जाते, सीवेज का प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता, तो कुछ हद तक यहाँ पे फ्लड को कंट्रोल करा जा सकता था। फ्लड कंट्रोल होता, लैंडस्लाइड के चांसेस भी कम हो जाते। और जो यहाँ पर बड़े बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आने लगता है और सॉइल लूज करने लगती है, जिसकी वजह से सॉइल और ज़्यादा फ्रेगाइल होती है, मूवेबल हो जाती है, और लैंडस्लाइड के चांस फिर से यहाँ पे बढ़ जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इमीडिएट तरीके से जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं इन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये केवल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बात नहीं है। दोस्तों, होता क्या है कि जब ऐसे प्रोजेक्ट रन करे जाते हैं, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है, तो वहाँ पे होटल्स का भी कंस्ट्रक्शन होता है, दुकानें भी खुलने लगती हैं, क्योंकि लोगों को आने जाने में अब दिक्कत नहीं होगी तो ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे बनाए जाते हैं। अदर फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, जैसे कि मॉल हो गया एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। और जबकि यहाँ की टोपोग्राफी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट को सहन नहीं कर सकती है, तो जल्दी से जल्दी ऐसा करा जाए कि इसे रोका जाए। लेकिन क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है, तो मेरा यही मानना है कि गवर्नमेंट को इन दोनों के बीच में, इकोनॉमी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बीच में एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनाने की ज़रूरत है, एक समन्वय बनाने की ज़रूरत है, कि हम लोगों को दोनों चीज़ बैलेंस करके चलना पड़े। अगर सरकार ऐसे यहाँ पे मैसिव तरीके से, एक अग्रेसिव तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती चली गई, तो जो यहाँ पे डिजास्टर होंगे उनकी वजह से जितना भी सरकार डेवलपमेंट कर रही है वो अपने आप सब तबाह हो जाएगा। फिर से सरकार को वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस तो हो गई, साथ में इन्वायरमेंटल लॉस हम कर रहे हैं। दोनों तरफ से हमारे हाथ में कुछ नहीं आना है। इसी वजह से हम अगर आराम से चीज़ें करें तो दोनों चीज़ें बेटर हो सकती हैं।